तो छुट्टियां नहीं करनी, एक छुट्टी की तो बहुत पीछे चले जाएंगे। तो बताएं, ये तो आज किसका जी, क्या पता था, क्या जाना। नहीं, यही तो हमने कल पढ़ा है सारा ना, कि कब एग्जाम्प्ट है कब टैक्सेबल है फॉरेन सोर्स सैलरी। उसमें क्या चीज़ आपको समझ नहीं लगी? एक मिनट जरा खामोश हो जाए थोड़ी देर, डिस्कशन खत्म कर दें, क्लास स्टार्ट हो गई। जी बताएं। फॉरेन सोर्स सैलरी की बात कर रहे हैं ना। मैंने आपसे ये बताया था आपको कि अभी मैं यहाँ पे ओपन भी कर लेता हूँ। मैंने आपको ये बताया था कि जो फॉरेन सोर्स सैलरी है, वो फॉरेन सोर्स सैलरी में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या, और ये फॉरेन सोर्स से पहले सबसे पहले हम देखेंगे रेजिडेंट पर्सन की ना, कि अगर एक पर्सन रेजिडेंट है, एक पर्सन रेजिडेंट है और फॉरेन सोर्स सैलरी कमा रहा है, तो फॉरेन सोर्स सैलरी पे क्या उसने फॉरेन में, बाहर के मुल्क में उसने टैक्स पे किया है? ठीक है, अगर उसने टैक्स पे किया है, यस, तो ये जो फॉरेन सोर्स सैलरी है ये क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट। इसमें पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक कोई टैक्स नहीं लगेगा। लगी समझ? यहां तक, यहां तक लगी समझ है? अगर फॉरेन सोर्स सैलरी यानी कि बाहर के मुल्क में किसी ने सैलरी कमाई है, रेजिडेंट पर्सन ने सैलरी कमाई है, रेजिडेंट कहाँ का? पाकिस्तान का। पाकिस्तान के रेजिडेंट ने अगर बाहर के मुल्क में सैलरी कमाई है और उस पे बाहर के मुल्क में टैक्स पे हो गया है, तो वो सैलरी पाकिस्तान के अंदर एग्जेम्प्ट हो जाएगी, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, अगर इसके ऊपर टैक्स पे नहीं हुआ बाहर के मुल्क में, तो फिर हम देखते हैं दो कंडीशन, कि ये जो रेजिडेंट पर्सन था क्या ये पाकिस्तान का शहरी है? पहली बात। दूसरी बात, क्या ये रेजिडेंट पर्सन जिस साल की हम बात कर रहे हैं उस साल के टैक्स ईयर के एंड तक मुल्क से बाहर रहा है? ये दो सवाल करते हैं, ठीक है, कि क्या वो पाकिस्तान का शहरी है, क्या जिस साल की हम बात कर रहे हैं उस साल के एंड तक वो मुल्क से बाहर रहा है? अगर दोनों का जवाब यस है, हाँ, ठीक है, तो फिर उसको जो सैलरी मिल रही है वो क्या हो जाएगी? एग्जेम्प्ट। अगर इनमें से किसी एक का जवाब भी ना आए तो सैलरी क्या हो जाएगी? टैक्सेबल। लगी समझ? हाँ, ये बात देखिए मैंने पहले लेक्चर में क्लियर की थी, ये तो पिछले से पिछले लेक्चर की बात है, या आप साथ साथ क्वेश्चन किया करें ना, पढ़ा करें साथ साथ। मैंने बड़ा क्लियर बताया था कि सिटीजन होना और रेजिडेंट होना दो मुख्तलिफ बातें हैं, दो मुख्तलिफ बातें हैं। आप जो है पाकिस्तान के शहरी हैं, ठीक है, और आप पाकिस्तान में रेजिडेंट भी हैं। रेजिडेंट किसे कहते हैं? जिसके मुल्क में 183 दिन या उससे ज़्यादा गुजरे हो। तो आपके 183 दिन गुजरे और आप पाकिस्तान के शहरी भी हैं, ठीक है। आप पाकिस्तान छोड़ देती हैं, आप पाकिस्तान छोड़ के यूएस सेट हो जाती हैं, अमेरिका चले गए, तो आप पाकिस्तान की शहरी हैं। तो क्या आपने पाकिस्तान में 183 दिन गुजारे? नहीं ना गुजारे। अगर आप पूरा साल उधर रहती हैं तो क्या आपने पाकिस्तान में 183 दिन गुजारे? तो क्या रेजिडेंट हुई? सर, शहरी आप हैं लेकिन रेजिडेंट नहीं है। ये फर्क है शहरियत में और रेजिडेंसी में। रेजिडेंट का स्टेटस कोई भी अवेल कर सकता है,
ठीक है, इंडिया से कोई बंदा उठा और पाकिस्तान में आ गया और पाकिस्तान में 183 दिन गुजार लिए, ठीक है, तो क्या वो पाकिस्तान का शहरी है? क्या वो रेजिडेंट है? ये फर्क है, ठीक है। तो इसलिए ये फर्क है सिटीजन में और रेजिडेंट में। इसलिए हमने जब यहां पे ये चीज देख रहे थे तो हमने ये वाली बात की, वो सिदरा वाली जो क्वेश्चन हमने कल किया था, याद है? पढ़ा घर जाके किसी ने पढ़ा है वो वाला क्वेश्चन है? कल जो क्वेश्चन यहाँ कराए थे वो पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? पढ़े थे घर जाके? तीनों सवाल पढ़े थे, सॉल्व हो गए थे आराम से। किस वाले में क्या कंफ्यूजन थी? हाँ हाँ पूछे, कोई बात नहीं। मिसाल के तौर पे ये मैं बात कर रहा हूँ, 2022 का सवाल था ना वो, सितंबर का। ये वाला सवाल था ना, ये सिदरा वाला। अब ये वाला जो केस है जरा इस पे अप्लाई करके देख लें दोबारा से। सिदरा जो है वो पाकिस्तानी नेशनल है, पाकिस्तान को छोड़ गई थी 1 जुलाई 2021 को, ठीक है। और किस लिए छोड़ के गई थी? क्योंकि सिंगापुर में उसकी जॉब हो गई थी जिसमें उसको सिंगापुरी डॉलर मिलते थे 10,000, सही है। तो एक लड़की है, एक पर्सन का जिक्र है जो कि पाकिस्तान छोड़ गई, ठीक है, लेकिन वो पाकिस्तानी नेशनल है, पाकिस्तानी नेशनल है, यानी कि पाकिस्तान की सिटीजनशिप है उसके पास। हाउएवर ड्यू टू पर्सनल रीजन, कुछ पर्सनल रीजन की वजह से शी रिटर्न बैक टू पाकिस्तान ऑन 20 दिसंबर, जुलाई में गई और 20 दिसंबर को वापस आ गई, एंड रिमेन्ड इन पाकिस्तान टिल 30 जून, और फिर पाकिस्तान ही रही 30 जून तक। ब्रॉड द एंटायर फॉरेन सैलरी अमाउंट टू पाकिस्तान। अब ये केस अप्लाई करें इस पे, उसने जो सिंगापुर के अंदर सैलरी कमाई, क्या उस पर टैक्स पे किया? यहां कुछ भी नहीं लिखा, ये भी नहीं लिखा कि टैक्स पे किया है, ये भी नहीं लिखा टैक्स पे नहीं किया, सही है, सवाल में कुछ भी नहीं लिखा। तो हम ये कहेंगे अगर उसने टैक्स पे किया है तो उसका $10,000 क्या है? एग्जैम्प्ट है। और अगर उसने टैक्स पे नहीं किया तो हम ये चेक करेंगे क्या सिदरा पाकिस्तानी नेशनल है? देखें तो सही, उधर लिखा हुआ है ना नेशनल है। दूसरा, क्या सिदरा टैक्स ईयर के एंड तक सिंगापुर ही नहीं है, वापस आ गई? तो इट मीन्स कि एक कंडीशन नहीं है तो वो जो पैसे लेके आई है वो टैक्सेबल है। अगर तो दोनों कंडीशन यस होती तो एग्जेप्ट होती ना, दोनों में से कोई भी नो हो जाए तो क्या होती? टैक्सेबल। तो हम फिर ये बताएंगे कि वो जो $10,000 लेके आई है वो क्या है? टैक्सेबल। अब लगी समझ? आपको क्लियर हुआ है? और किसी को कंफ्यूजन? तो इस चीज को बार बार पढ़े ताकि आपको बार बार चीजें देखेंगे तो कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होंगे। ये फॉरेन सोर्स सैलरी के ऊपर है। इनकम के कॉन्सेप्ट्स वो पहले इसके अलावा थे दो, वो जो मैंने आपको बताया था शॉर्ट टर्म, वो क्लियर है शॉर्ट टर्म वाले, और रिटर्निंग एक्सपेक्ट वाला भी ठीक। इसकी और भी कोई प्रैक्टिस होगी, मैं देख के आपको बताऊंगा, करवाऊंगा इंशाल्लाह क्लास में। और भी अच्छा जी, कल हमने एक चीज पढ़ी थी, टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी को कैलकुलेट करना। आज हम पढ़ेंगे कि टैक्स लायबिलिटी निकालते कैसे। डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। टैक्सेबल इनकम क्या होती है? टैक्सेबल इनकम हमने पढ़ी थी, जितने भी हेड्स ऑफ इनकम है, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम अदर, सो इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम
प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इसके अंदर अगर आपकी कोई एग्जैम्प्ट इनकम है वो ये ऐड कर दें तो मेरे पास टोटल इनकम आ रही है। इस टोटल इनकम में से मैं लेस करूँगा एग्जैम्प्ट इनकम और लेस करूँगा डिडक्टेबल अलाउंस जो कि ज़कात होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें लेस करूँगा तो मेरी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, टैक्सेबल इनकम। इस टैक्सेबल इनकम पे टैक्स रेट लगता है और वो जो टैक्स रेट लगता है टैक्सेबल इनकम पे, उससे क्या निकलती है, टैक्स की लायबिलिटी। इस टैक्सेबल इनकम पे हम टैक्स रेट लगाते हैं और वहां से निकालते हैं टैक्स लायबिलिटी, ठीक है। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि टैक्स लायबिलिटी कैसे निकलती है। मैं कहता हूं एक बंदा है, उसकी सैलरी है, पहली बात तो ये समझनी है कि इस फॉर्मेट के अंदर हम जो भी लेंगे, ये इनकम्स जो लेंगे ये पूरे साल की लेते हैं, ठीक है, पूरे साल की लेते हैं। और साल कौन सा, टैक्स ईयर, कैलेंडर ईयर वगैरह कुछ नहीं। अगर वो कह दे कि कैलेंडर ईयर टैक्स ईयर है फिर लेंगे, वरना ये टैक्स ईयर ही होता है। तो ये हम पूरे साल की लेते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर एक बंदे की सैलरी है 1 मिलियन, ठीक है, बिजनेस से उसने कमाया है 5 लाख एक पर्सन ने, इसी तरह उसने प्रॉपर्टी अपनी रेंट पे दी हुई थी तो वहां से उसने कमा लिया 2 लाख साल का, और शेयर्स उसके पास थे कोई नहीं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कोई नहीं, तो एग्जैम्प्ट इनकम भी उसकी कोई नहीं। तो टोटल आपका कितना आ गया, 17 लाख, ठीक है, 17 लाख आ गया। अच्छा, एग्जैम्प्ट इनकम थी कोई नहीं, ज़कात में अज्यूम करता हूं कि उसने 2 लाख रुपया, 50,000 रुपया उसने ज़कात दी, 50,000 उसने ज़कात दी, तो अब उसकी कितनी रहेगी, 16,50,000 इसकी टैक्सेबल इनकम आ गई। अब इस टैक्सेबल इनकम पे टैक्स लायबिलिटी कैसे निकालें। हम क्या करते हैं, अपनी बुक्स निकाल लें जरा, या मैं आपको यहां पे दिखा भी देता हूं, इधर देखें। हम क्या करते हैं कि ये हमारे पास स्लैब्स हैं, ये हमारे पास टैक्स के स्लैब्स हैं। इसके अंदर देखें जरा क्या बात लिखी है, वेयर द टैक्सेबल इनकम डज नॉट एक्सीड 6 लाख, तो रेट ऑफ टैक्स क्या है, यानी कि टैक्स लायबिलिटी है ही नहीं। कब, अगर उसकी टैक्सेबल इनकम 6 लाख से कम है। हमारे केस में टैक्सेबल इनकम कितनी है, 16,50,000, तो इट मींस कि इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, सही है। टैक्सेबल इनकम की बात हो रही है, तो ये टैक्सेबल इनकम है। अच्छा, वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड 6 लाख बट डज नॉट एक्सीड 12 लाख, 6 लाख से जिसकी टैक्सेबल इनकम ज्यादा है और 12 लाख से कम है, तो उसका टैक्स क्या है, 5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 6 लाख। 6 लाख से अमाउंट जो बढ़ रही है उसका 5% टैक्स देना है। लेकिन ये किस पे लगता है, ये किस पे लगता है, जिसकी टैक्सेबल इनकम 6 लाख से ज्यादा है और 12 लाख से कम है, ये उस पे लगता है। अब हमारी इनकम कितनी है, 16,50,000, तो क्या इस पे ये लगेगा, ये ना लगेगा। आगे चलते हैं, वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड 12 लाख बट डज नॉट एक्सीड 22 लाख, जहां पे टैक्सेबल इनकम 12 लाख है से बढ़ रही है और 22 लाख से कम है। अब मुझे ये बताएं, ये 16,50,000 क्या इसमें फॉल कर रहा है, इसमें फॉल कर रहा है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी टैक्सेबल इनकम क्या है, उस टैक्सेबल इनकम को इधर ढूंढते हैं, ठीक है, इधर ढूंढते हैं और जहां पे वो निकलती है उससे आगे वाला टैक्स का रेट अप्लाई कर देते हैं।
सही है। अच्छा अब वो क्या है जी, 16,50,000, वो कहां पे मिली मुझे जाके, इसके अंदर जहां पे 12 लाख। अच्छा अब ये क्या कह रहा है, टैक्स कितना है, 30,000 रुपया फिक्स है एंड प्लस 15% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 12 लाख। 12 लाख से ऊपर वाली जो अमाउंट है उस पे 15% टैक्स, जमा फिक्स कितना है 30,000। तो अब इधर आए 16,50,000, इसमें जो मैंने फिक्स देना है वो कितना देना है 30,000 प्लस 12 लाख से अमाउंट जो एक्सीड कर रही है उसमें कितना है 15%। तो 12 लाख से कितना एक्सीड कर रहा है 4,50,000। तो 4,50,000 का 15% कितना बन गया 67,500 ये बन गया और 30,000 ये बन गया। तो टोटल टैक्स लायबिलिटी मेरी कितनी बन गई 97,500। हाँ जी आसान है, पेपर में पता नहीं क्या हो जाता है स्टूडेंट्स को, यहां भी गए थे सारे आसान है। ठीक है जी, ये तरीका है टैक्स लायबिलिटी निकालने का। ठीक है, अब शाबाश अपने रजिस्टर निकालें और मैं यहाँ फिगर्स निकलता हूँ लिखता हूँ, तो अब आप खुद से कैलकुलेट करके बताएं। ठीक है, ज्यूम कर रहा हूं जी सैलरी की इनकम है उसकी 2 मिलियन की, ठीक है, और उसने बिजनेस से कमाया है 1 मिलियन। प्रॉपर्टी रेंट पे कोई नहीं दी, कैपिटल गेन कोई नहीं, एग्जाम्प्ट इनकम कोई नहीं, तो टोटल इनकम उसकी 3 मिलियन। और अज्यूम कर रहा हूं कि उसने ज़कात जो दी है वो 5 लाख दी है, 1 लाख दी है, इतना नहीं करना, 1 लाख में की उसने ज़कात दी है। निकालें टैक्सेबल इनकम निकालें और इस टैक्सेबल इनकम को इस टेबल में ढूंढें और मुझे बताएं कि इसकी टैक्स लायबिलिटी क्या है। 6 से नीचे तो नहीं ना जाना, नहीं। हाँ जी भाई रजिस्टर पे करना है, हल करना है खुद से। रजिस्टर नहीं लाए हैं, निकाल लो, इतनी तगोदो करके ले लिया है तो निकाल लो जरा, और भी प्रैक्टिस करा, हो सकता है मैं करा दूं। लिखिए शाबाश। 2 मिलियन सैलरी है और 1 मिलियन उसकी बिजनेस की इनकम है। उसको जो टैक्सेबल इनकम पहले निकाले कितनी बनती है 29 लाख। इस 29 लाख को ढूंढे यहां पे इस पहले कॉलम में और उसके सामने वाले में टैक्स लगा दें। हाँ 355 टैक्स लाइबिलिटी बन रही है जी, जो एक जवाब आया है 5500 35,500 बस 3550 एक जीरो और है 3,55,000 3,55,000 ये बन रही है।
हाँ जी, सबने निकाली है? पहले गवाही दें सारे। आपने निकाली है? करें करें, शाबाश, यही प्रैक्टिस है। निकाली नहीं अभी तक? हाँ भाई, यही गलतियां होती हैं, इसलिए प्रैक्टिस करवा रहा हूं ताकि आपने निकाल ली है? आपने ठीक निकली है? आप दोनों बहनें? हाँ जी, हो रहे थे चेंज। इस अटेम्प्ट की बात कर रही है? ये ठीक वाला है। कह रहे हैं जरा, मैंने आपके पास पुराना होगा तो बदल गया है ना। पुरानी बुक को खैरवार कर दें, नहीं लेनी पड़ेगी। वो रखे अपने पास, वो रखे अपने पास। मैं आपको भी अपनी पुरानी बुक दिखाता हूँ जिसमें मैंने क्या कुछ लिखा हुआ। मुझे नहीं याद रहता, मैं हर दफा तैयारी लहरा से करता हूँ, हर अटेम्प्ट में। टेक्स्ट की तैयारी आपको खुद से हर दफा हर सेशन में रिवाइज करनी पड़ती है, क्योंकि टेक्स्ट चेंज होता रहता है। हाँ जी, सबने निकाला है? इनका कोई मसला लग रहा है आपस में, है? हो गया बॉस? हो गया, गुड, हो गया। आपका क्लियर है? चले, इसको थोड़ा फिगर्स को चेंज करें। अच्छा, अब हम कहते हैं कि जी इनकम फ्रॉम बिजनेस भी 2 मिलियन है और टोटल इनकम बदल जाएगी। ज़कात में कहता हूं उसने दी कोई नहीं है, और एग्जेम्प्ट इनकम है उसकी 1 मिलियन। एग्रीकल्चर इनकम, एग्जेम्प्ट नहीं लिखना चाहिए, एग्रीकल्चर इनकम उसकी 1 मिलियन है और ज़कात कोई नहीं है, बल्कि ज़कात भी है 1 लाख रुपए की। चले, 1 लाख की ज़कात भी है। चले, टोटल इनकम भी निकाले, टैक्सेबल इनकम भी निकाले, टैक्स लायबिलिटी भी निकाले। सैलरी से 2 मिलियन कमाया, बिजनेस से 2 मिलियन कमाया, एग्रीकल्चर इनकम से 1 मिलियन कमाया। सैलरी से 2 मिलियन कमाया, बिजनेस से 2 मिलियन कमाया, एग्जेम्प्ट इनकम एग्रीकल्चर से 1 मिलियन कमाया, और ज़कात भी है 1 लाख की। अच्छा, मैं आगे तो नहीं आ रहा, बताएं, शाबाश। टैक्स लायबिलिटी बताएं क्या मान रही है? तीन चीजें बतानी है आपने, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, टैक्स लायबिलिटी। जैसे सवाल में पूछता है वैसे ही पूछ रहा हूं। जीरो % कैसे लग गया? 0% तो 6 लाख वाली सैलरी है। ये तो सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी 2 मिलियन है, तो टैक्सेबल इनकम 6 लाख हो, 0% का तो सोचना भी नहीं है आपने। आप दोनों ने ना पेपर में अलग-अलग बैठे होना है, इस तरह से सवाल सॉल्व किया करें, मुश्किल से ना किया करें, इंडिपेंडेंटली सवाल सॉल्व किया करें। नहीं तो उधर आप पेपर में आप उसे ढूंढती रहेंगी, वो आपको ढूंढती रहेगी, फिर क्या करेंगे? इधर छोड़ के उधर मुश्किल कर लिया। इंडिपेंडेंट सवाल सॉल्व करें, गलत करेंगे कोई मसला नहीं, ठीक कर लेंगे, करने तो दें, दोस्त की खैर ख्वाही करें, खराब ना करें दोस्त को।
उसे क्या खुद से करो, शाबाशी मत करो। निकालिए, हो गया। क्या है टोटल इनकम, क्या है कितनी? 50 लाख, 5 मिलियन आ गई, ठीक है। दो दो और ये 1 मिलियन है। 5 मिलियन टोटल इनकम। टैक्सेबल इनकम 3.9 नहीं है, 1 लाख कम करना था। हाँ गुड, एग्जाम भी माइनस होगी। कितनी आ गई? 3.9, ठीक है। और 3.9 पे कितनी टैक्स लायबिलिटी बनी? 6,40,000। हाँ जी, किसका सवाल जवाब ये नहीं आया? यही है, हैं? थोड़ा सा गलत है, सही करें। कहाँ गलती की है? ये आप ही ने कहा था ना आसान है। हाँ, ये किस किस का ये नहीं आया जवाब? आप दोनों का क्या है? क्यों, कहाँ गलती की? एग्जाम टेबल को माइनस नहीं की, क्योंकि मैंने यहाँ लिखी नहीं थी। सर आपने नहीं लिखी इसलिए मैंने माइनस नहीं की। ऊपर प्लस कर दी, नीचे माइनस। अच्छा, नीचे से माइनस, ठीक है, ठीक। आपका ठीक। आपका नाम क्या है? और आपका? आपके वो दोनों दोस्त नहीं आए आज? हाँ जी, हो गया। आपका क्लियर है? नहीं हो रहा, क्यों? कैलकुलेटर में मसला है। ये कैलकुलेटर वाले में मसला है। क्या मसला आ रहा है? सैलरी कितनी? 2 मिलियन, ठीक है, यही लिखा है। बिजनेस से उसने 2 मिलियन कमाया। एग्जाम्प्ट इनकम एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी से उसने 1 मिलियन कमाया। तो टोटल इनकम उसने कितनी कमाई? 5 मिलियन। 5 मिलियन कितना होता है? क्यों नहीं आ रही? ले जी, देख ले, दूसरा सवाल कराया है अभी मैंने। चले देखते हैं। टैक्सेबल इनकम कितनी है? 39 लाख। 39 लाख कहां पे फॉल कर रही है? 5th के अंदर। वेयर टैक्सेबल इनकम एक्सीड 3.2 मिलियन डज नॉट एक्सीड रुपीज 4.1 मिलियन। टैक्सेबल इनकम, तो टैक्सेबल इनकम यहां पे कितनी है? 3.9 मिलियन आ रही है ना, तो इसमें फॉल कर रही है। तो इसमें टैक्स क्या लगेगा? 4,30,000 का फिक्स टैक्स है, तो ये तो बनता ही। अच्छा ठीक है, चले, 4,30,000 का फिक्स टैक्स आ गया। वेरिएबल टैक्स क्या है? 30% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 3.2 मिलियन। तो 3.9 और वो 3 कितना ज्यादा है? 7 लाख ज्यादा है। तो 7 लाख पे कितना टैक्स है? 30% है। कितना है? 30%। तो 7 लाख का 30% निकाले, कितना बना? 2,10,000। तो 2,10,000 जमा 4,30,000, 6,40,000। सही निकाला है? सही तो निकाला है? हाँ, 0। अब आपको समझ लगी है? आ गया? क्यों यहां नहीं मिल रहा था? यहां नहीं मिल रहा था। ये आपको से प्रैक्टिस में इसलिए करवाता हूं कि ये देखना, ये रबड़ से साफ कर रही है, ठीक है। ये जब आप करता है बंदा, तो ये पता चलता है कि यार ये प्रैक्टिकली ये गलती है। अब देखिए, मैंने जब आपको समझाया है तो सबने कहा बड़ा आसान है। तो अब ये दूसरा सवाल किया है, तो मेजॉरिटी है, तो उसकी गलतियां निकल आई। अच्छा जी, ये तो इस तरह से पोजीशन थी। अब हम इसको करते हैं एक, अभी तक ये सारा कुछ बहुत आसान चल रहा था, थोड़ा सा इसके अंदर ट्विस्ट लेके आते हैं। एक तो टेबल बुक के अंदर ये दिया है, ठीक है, लेकिन इसने एक और काम किया है, एक और चालाकी की है।
नहीं नहीं नहीं, ये आपको उसमें पेपर के साथ नीचे दिया होता है, पेपर की बैक साइड पे या पेपर के नीचे ये टेबल दिया होगा, ये याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक टेबल उसने यहां पे भी दे दिया है, देखा, एक ये ऊपर टेबल, एक ये है ऊपर नीचे टेबल। फर्क क्या है? फर्क ये है, अब मैं आपको बताता हूं। ये देखिए, ये जो टेबल है इसके ऊपर वो क्या लिख रहा है, टैक्स रेट्स फॉर सैलरीड इंडिविजुअल, यानी कि जो बंदा तनख्वाहदार है, जो बंदा तनख्वाहदार है उस पे ये टैक्स रेट लगेगा। अच्छा ठीक है, बात मान ली। टैक्स रेट फॉर नॉन सैलरीड इंडिविजुअल एंड एओपी, यानी कि जो बंदा तनख्वाहदार नहीं है और एओपी है, एसोसिएशन हो, यानी कि पार्टनरशिप है, उसकी टैक्सेबल इनकम पे ये रेट लगेगा। कहने का मतलब उसका यही है ना कि वो सैलरीड के लिए वो टेबल है, नॉन सैलरीड के लिए ये वाला टेबल है। अच्छा, सैलरीड के लिए वो है, नॉन सैलरीड के लिए ये है। इसका क्या मतलब है? जिसकी सिर्फ सैलरी है उस पे पहला टेबल, ठीक है, और जिसकी सैलरी नहीं है और बाकी सोर्सेज ऑफ इनकम है उस पे दूसरा टेबल। लफ्जी मतलब तो यही है ना कि सैलरी के लिए टेबल ऊपर वाला और नॉन सैलरीड के लिए नीचे वाला। तो अगर एक बंदा सैलरी भी कमा रहा है फिर वो क्या करेगा? बेसिकली मैं अब आपको इसका थोड़ा बताता हूं। ये जो वर्ड है ना नॉन सैलरीड, इसका मतलब ये नहीं है कि जी वो सैलरी नहीं कमाता, इसका मतलब ये है कम सैलरी कमाने वाला। क्या करना है आपने? कम सैलरी कमाने वाला। सैलरी कमा रहा है लेकिन कम कमा रहा है। और सैलरीड का मतलब ये है कि ज्यादा सैलरी कमाने वाला, ठीक है। सैलरीड का मतलब क्या है? सैलरीड वाले का ज्यादा सैलरी कमाने वाला। नॉन सैलरीड से क्या मतलब है? कम सैलरी कमाने वाला। यानी कि जो बंदा ज्यादा सैलरी कमा रहा है वो कौन से वाला टेबल लगाएगा टैक्सेबल इनकम पे? ये ऊपर वाला। जो बंदा कम सैलरी कमा रहा है और एओपी है वो कौन से वाला टेबल लगाएगा टैक्सेबल इनकम पे? नीचे वाला। लगी यहां तक बात समझ? ठीक है कि पहला टेबल देखना है कि दूसरा टेबल देखना है, ये फैसला कैसे करना है जी? हाँ, अभी बता रहा हूं, मैं जा रहा हूं उधर ही, एक मिनट बस हौसला दे, ठीक है। अब मैं भूल गया मैं कहां पे था, कम या ज्यादा। हाँ, एक बंदा कम सैलरी कमा रहा है नॉन सैलरीड, तो वो नॉन सैलरीड वाला टेबल लगाएगा। एक बंदा ज्यादा सैलरी कमा रहा है तो वो सैलरीड वाले टेबल का टैक्स लायबिलिटी निकालेगा। अब ये फैसला करना कि सैलरी कम कौन सी है और ज्यादा कौन सी है, ये कैसे करेंगे? ये कैसे करेंगे? इसके लिए एक रूल है जो आपने अपने पास याद रखना है कि ये जो टैक्सेबल इनकम है ना, ये जो टैक्सेबल इनकम है, हमने क्या करना है, इस फिगर को कहीं लिखना नहीं है, बस अपने सोच में या अपनी वर्किंग में लिखना है। ये जो टैक्सेबल इनकम है हमने देखना है इसका 75% कितना है। हमने क्या देखना है? टैक्सेबल इनकम का 75% कितना है? कितना है 75%? कितना है? 2925, 29,25,000, 29,25,000 टैक्सेबल इनकम का 75% था। अब बात बड़े गौर से सुननी है। अगर इनकम फ्रॉम सैलरी
इनकम फ्रॉम सैलरी इस 75% से ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि बंदा सैलरीड कमाने वाला है। ठीक है, अगर इनकम फ्रॉम सैलरी, सिर्फ इनकम फ्रॉम सैलरी टैक्सेबल इनकम के 75% से ज्यादा है, तो इसका मतलब है वो इंडिविजुअल क्या है, सैलरीड इंडिविजुअल है। अगर इनकम फ्रॉम सैलरी टैक्सेबल इनकम के 75% से कम है, तो वो बंदा क्या है, नॉन सैलरीड इंडिविजुअल। वो बंदा क्या है, नॉन सैलरीड। ठीक है, दोबारा सुने, बल्कि मेरे साथ साथ पढ़े। अगर इनकम फ्रॉम सैलरी टैक्सेबल इनकम के 75% से ज्यादा है, तो वो बंदा सैलरीड इंडिविजुअल है। अगर इनकम फ्रॉम सैलरी टैक्सेबल इनकम के 75% से कम है, तो वो बंदा बोलना था आपने, नॉन सैलरीड होगा। ठीक है, तो वो बंदा नॉन सैलरीड कहलाए। तो ये एनालिसिस हमने करना है। अच्छा, अब थोड़ा सा सवाल को चेंज करते हैं यहां पे। अब आप मुझे ये बताएं, जी जी जी, बगैर बताए चले जाया करें, नो इशू। अच्छा जी, मैं कहता हूं जी, एक बंदे की सैलरी है 5 लाख साल की, ठीक है, और उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है 2 मिलियन, और उसने जो अपने कारोबार से कमाया वो कितना कमाया, 2 मिलियन कमाया। पहले इधर फोकस करें, छोड़ दें, अभी नहीं लिखना, छोड़ दें। और ठीक है, प्रॉपर्टी से उसने कुछ नहीं कमाया, कैपिटल गेन से उसने कुछ नहीं कमाया, अदर सोर्स से उसने कुछ नहीं कमाया, एग्रीकल्चर इनकम से भी उसने कुछ नहीं कमाया। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल भी मैंने रखी है। तो इसकी टोटल इनकम क्या बनेगी, 25 लाख। ठीक है, टोटल इनकम इसकी बन गई 25 लाख। एग्जेम्प्ट इनकम इसमें है नहीं, मैंने आपसे कहा। ज़कात दे दी उसने 1 लाख रुपए की, तो टैक्सेबल इनकम कितनी बनी, 24 लाख। अब हमने क्या करना है, इसकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। टैक्स लायबिलिटी अब इसकी जब निकालेंगे तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि टैक्सेबल इनकम का 75% कितना बनता है। टैक्सेबल इनकम का 75% कितना बन रहा है, 18 लाख। अब इस बंदे की सैलरी की इनकम, ये 75% ऑफ टैक्सेबल इनकम से 5 लाख रुपया 18 लाख से, अब ये भी मैं सिखाऊंगा है, तो 75% से कम है। तो कम है तो हम कौन से वाला टेबल देखेंगे, नॉन सैलरीड। तो अब आए हम इस टेबल पे, यहां पे देखें 2 टेबल आ रहे हैं। पहला टेबल आ रहा है टैक्स रेट फॉर सैलरीड इंडिविजुअल, सबसे ऊपर देखें हेडिंग लिखी हुई है, और दूसरा टेबल आ रहा है टैक्स रेट्स फॉर नॉन सैलरीड इंडिविजुअल। तो अब मैं कहां पे जाऊंगा, पहले में दूसरे में, दूसरे में नॉन सैलरीड में जाऊंगा। तो नॉन सैलरीड में जाऊंगा और यहां जाके मैं क्या देखूंगा कि मेरी टैक्सेबल इनकम 24 लाख कहां फॉल कर रही है। टैक्सेबल इनकम 24 लाख कहां फॉल कर रही है, 4th में, जहां पे टैक्सेबल इनकम एक्सीड कर रही है 16 लाख से, लेकिन नहीं एक्सीड कर रही 32 लाख से। तो कितना टैक्स है, 1,70,000 फिक्स्ड है, वेरिएबल कितना है 30% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 16 लाख। तो 24 लाख से 16 लाख में कितना फर्क हुआ, 8 लाख। 8 लाख का 30%, 8 लाख का 30%, और फिक्स कितना है
1,70,000 1,70,000 जमा 2,40,000 कितना हो गया? 4,10,000 इसकी टैक्स लायबिलिटी बन गई। 4,10,000 इसकी टैक्स लायबिलिटी बन गई। यानी कि हमने ये सीखा कि अगर टैक्सेबल इनकम के 75% को कंपेयर करना है इनकम फ्रॉम सैलरी के साथ, अगर इनकम फ्रॉम सैलरी 75% से टैक्सेबल इनकम के ज्यादा है तो फिर सैलरीड वाला टेबल, अगर कम है तो नॉन सैलरीड वाला टेबल। ठीक है, अब कुछ और बातें। स्टूडेंट क्या करता है, कंफ्यूज कर जाता है। ये जो 75% है ऑफ टैक्सेबल इनकम, कंपैरिजन के अलावा इस फिगर को मैंने कहीं और इस्तेमाल किया, इस फिगर को कहीं और इस्तेमाल किया, इसे कहीं और इस्तेमाल नहीं करना। स्टूडेंट कंफ्यूज क्या करता है कि वो कंपैरिजन करके टैक्सेबल इनकम को देखने के बजाय टेबल में इसी को दोबारा से देखने लग जाता है। तो भाई इसका और कोई काम नहीं है सवाए किसके, कंपैरिजन के, किसके साथ, इनकम फ्रॉम सैलरी के साथ, और इसका कोई काम नहीं है। इस वजह से इसको अपनी वर्किंग में लिखना है बस कि 75% इसका कितना है। ये जब माशाल्लाह आप लोग थोड़े से प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो आपको यही देख के पता चल जाएगा कि यार 75% ज्यादा है या कम है। मिसाल के तौर पे एक बड़ी जबरदस्त आपको एग्जांपल दे देता हूं। एक बंदे की सैलरी है ही नहीं, है ही बिजनेस इनकम, टैक्सेबल इनकम कितनी है बनेगी, टोटल इनकम कितनी बनेगी 20 लाख, ज़कात दे के टैक्सेबल इनकम कितनी बन गई 19 लाख, 19 लाख। अब मुझे बताएं इसका 75% देखने की जरूरत है तो इसको रेट कौन सा लगेगा, नॉन सैलरीड वाला ना, नॉन सैलरीड वाला रेट। इसकी है ही नहीं, 75% से कम ऑब्वियसली कम होगी, है ही नहीं। लगी समझ ना, वो सैलरी कमाता ही नहीं, वो तो कमाते करते ही बिजनेस का काम। तो देखना है तो देख ले, नो इशू, लेकिन देखने की जरूरत नहीं है कि यार इसका 75% ऑब्वियसली इनकम सैलरी कम है तो कम वाला ही लगेगा, नॉन सैलरीड वाला। इसी तरह एक बंदे की बिजनेस इनकम भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और इनकम फ्रॉम सैलरी है 1 मिलियन की, तो क्या 75% कंपैरिजन की जरूरत है, नहीं ना है, क्योंकि इसको कौन सा रेट लगेगा फिर, सैलरीड वाला, जहां ये तो 0-0 हो गया। ठीक है, अच्छा आगे चलते और क्वेश्चंस करते हैं। ये इसको मैं 50,000 कर रहा हूं, मुझे पता था ये सवाल आएगा, तो बताता हूं। इसे 50,000 कर देता हूं। अच्छा, एक बंदे की इनकम फ्रॉम सैलरी है, बिजनेस कोई नहीं है, प्रॉपर्टी इनकम है, $2.5 मिलियन की इनकम, रेंटल इनकम माशाल्लाह उसकी इतनी है 2.5 मिलियन की। तो एग्जेम्प्ट इनकम उसकी कोई नहीं है, तो टोटल इनकम कितनी बनी 35, और ज़कात दे दी 50,000, तो कितनी बन गई 34-50, 3.5। अब देख ले इसे, ठीक है, नजर तो वैसे यहां पे भी आ रहा है, क्या करूं इसका मैं, करें जरा कैलकुलेट। टैक्सेबल इनकम का 75% कितना बना, टैक्सेबल इनकम का 75% कितना बना 25, 87, 500, 25, 87, 2.5 मिलियन बना, 25 लाख ही बना ना उसका। 34-50 का 75% 25 में बना। तो इनकम फ्रॉम सैलरी क्या 75% से ज्यादा है या कम है, कम है, तो कम है तो क्या रेट लगेगा, नॉन सैलरीड वाला। तो देयर इज अ चांस कि बिजनेस, हमने सिर्फ बिजनेस ही नहीं कंपेयर करना, हमारा कंपैरिजन किसके साथ है, टैक्सेबल इनकम के साथ। तो टैक्सेबल इनकम में बाकी इनकम्स भी तो आ सकती है ना,
समझ लग रही है? तो इस वजह से सैलरी का कंपैरिजन किससे करना है? टैक्सेबल इनकम के साथ। अब देखें, अगर ये सवाल आपको आता है इस तरह से, ठीक है, जो कि कभी नहीं आएगा, लेकिन अगर आता है तो आपको देख के पता चल रहा है कि यार टैक्सेबल इनकम का 75% बहुत ज्यादा बनेगा, 1 मिलियन तो कुछ भी नहीं उसके आगे। तो प्रैक्टिस कर करके आपको ये शायद करने की जरूरत ही ना पड़े, ये वाली फिगर निकाल लेंगे। देखिए समझना? तो लेकिन शुरू में आप इसे चेक जरूर करें, ठीक है? तो एक और करता हूं सवाल, अब वो आप लोग खुद हल करें। बारह लाख उसकी सैलरी है और 1 मिलियन उसने बिजनेस से कमाया, 5 लाख उसने प्रॉपर्टी से कमाया और कैपिटल गेन कोई नहीं, अदर सोर्स भी उसने 1 मिलियन कमाया। निकालें जी, एग्रीकल्चर इनकम कोई नहीं, 50,000 ज़कात दी। टोटल इनकम निकालें, टैक्सेबल इनकम निकालें और टैक्स लायबिलिटी निकालें। चलें, टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी निकाल के दिखाएं। यहाँ से टेबल भी मैं ऑन कर देता हूँ। ये अब आप लोगों ने मुझे बताना है टेबल कौन सा लगेगा। बल्कि निकालें फिर देखते हैं। हाँ। क्या निकाली? टैक्स लायबिलिटी निकाली आपने? है नहीं, टैक्स लायबिलिटी पूरी निकाले ना। टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी निकाले। टेबल खुद से देखना है आपको, मैंने पता नहीं कौन सा वाला खुला हुआ है, जरूरी नहीं ये ठीक ही हो, आपने मुझे बताना है कि टेबल कौन सा लगेगा। ये नॉन सैलरीड का है और ऊपर सैलरीड का है। मुझे नहीं पता, यही लग रहा है, मैं ये करूंगा सवाल तो पता चलेगा। आपने अपनी सोच से देखना है। जी जनाब, निकाली। क्या है ये टैक्स लायबिलिटी? टोटल इनकम पहले बताया, क्या निकाली आपने? 37 लाख। 12 जमा 1 13, 13 50, 37 लाख है। सॉरी, 1.2 मिलियन है ना ये। 22 ये हो गई ना, 12 1.2 मिलियन और ये 1 मिलियन, 2.2 हो गई। 5 लाख ये आ गया, ये 5, हाँ 2.2, 2.7 हो गई और 1 मिलियन ये 3.7 आ गई। 37 लाख टोटल इनकम बन गई। एग्जेम्प्ट कोई नहीं थी, 50,000 कम किया तो टैक्सेबल इनकम 36,50,000। अब 36,50,000 भी यहां तक सबका क्लियर आया? आप दोनों का 36-50 निकला है, ठीक है? आपका पीछे सबका। इससे आगे किसी ने किया है? 17 टैक्स लायबिलिटी है किधर? 178, 174, बस 17। अच्छा, टेट्रा जीरो 1 2 3 4 ये बनती है।
8,30,000। आपका टेबल बहुत ही खराब है? टेबल 1 है या 2 लगेगा? सैलरीड वाला, नॉन सैलरीड वाला? नॉन सैलरीड वाला। अच्छा, कैसे? अब इसको देख लेते हैं कि टैक्सेबल इनकम का 75% कितना बना है? 27,37,500। 27,37,500 बना टैक्सेबल इनकम का 75%। तो इनकम फ्रॉम सैलरी 12 लाख, ऑब्वियसली 27 लाख से कम है। तो अगर कम है तो हम कौन सा लगाएंगे? नॉन सैलरीड। तो ये मैंने नॉन सैलरीड वाला खोला हुआ है जी, नॉन सैलरीड वाला खोला है। अब इसके अंदर हम क्या देखेंगे? टैक्सेबल इनकम 3650 को देखेंगे। ठीक है, तो 3650 कहां फॉल कर रहा है? ये मेरे ख्याल से सीरियल नंबर 5 में। 6.5 लाख जमा 40% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 32 लाख। तो यहां पे 6.5 लाख जमा कितना था? है 40% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 32 लाख, यानी कि 4,50,000 में 40%, वो कितना बना? 1,80,000। तो टोटल कितना बन गया? 8,30,000 जी। ठीक है, सही है आपका, आप दोनों का यही आंसर आया। टेबल से ही चेक किया है आपने। मेरे साथ वाले का ठीक है, मेरा भी ठीक है। अच्छा, ये टैक्स लायबिलिटी आज खत्म नहीं हुआ। इस दफा लॉ ने एक बड़ा मेजर चेंज कर दिया टैक्स लायबिलिटी के अंदर जी। नहीं, वो नहीं चेंज हुआ, वो वही है। वो चेंज हुआ होता मैं आपको पुराना क्यों पढ़ाता। सैलरी अगर कम होगी, यानी कि अगर 75% से कम होगी तो नॉन सैलरीड वाला रेट लगेगा। वो अब टेबल 2 है आईकैप की बुक में। चलो शुक्र है क्लास भी पता चल गया। ये मैं यहां से करा तो रहा हूं, जब मैं साथ साथ कराता हूं उसको फॉलो किया करें ना। एक एक स्टेप में आपको बता रहा हूं, यहां से और फिर यहां पे जाके। ये मैं जो बुक करा रहा हूं उसको देखें ना, आईकैप की बुक को देखें, इसलिए वो कंफ्यूजन जा रही है। अच्छा, मैं ये कहने लगा था कि टैक्स लायबिलिटी आपने निकाली 830, ये कॉन्सेप्ट काफी बदल गया है। अब इसमें कुछ एडिशन आ गई है। वो एडिशन अब इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। वो इस दफा आई है लेटेस्ट एडिशन, सरचार्ज के नाम से एक अमाउंट आ गई है। तो वो अब हम, क्योंकि अभी टाइम नहीं है, तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में वो बताऊंगा। यहाँ तक बेसिक पुराना कॉन्सेप्ट ही था, आगे जाके अब इंशाल्लाह इसको देखेंगे।